Teacher, how to improve English vocabulary? Read more and more books. Simple. वो आधा अधूरा सा क्वेश्चन और उसका वो स्टीरियोटिपिकल आंसर। स्टीरियोटिपिकल मतलब वो घिसा पिटा सा जवाब। थक गए हैं हम, कुछ नया बताओ। बहुत पढ़ ली हैं हमने किताबें, नहीं निकलती इंग्लिश मुंह से जब बोलने की बारी आती है। क्या करा जाए, लैंग्वेज लर्निंग को रिवॉल्यूशनाइज करना है। 2021 चल रहा है, कोई तो तरीका होगा। हाँ, तरीका है ना, मैं आपको बताती हूँ। गाइज, आधा अधूरा सा क्वेश्चन मैंने क्यों बोला है वो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज आपने मुझे कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, तो मैंने सोचा ठीक है मैं आपके लिए कपड़े लेकर आती हूँ। तो मैं गुड़गांव के सबसे एक्सपेंसिव स्टोर पर जाती हूँ, आपके लिए वहाँ से कपड़े खरीदती हूँ, पार्टी वेयर्स सबसे एक्सपेंसिव वाले, अपनी हार्ड अर्नड मनी से। और जैसे ही मैं घर वापस आती हूँ आपको सरप्राइज़ देने के लिए, तो आप कहते हो पार्टी वेयर्स अलमारी भरी हुई है, मेरे पास जिम में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मैं वो फटी पुरानी टी शर्ट पहन के जाता हूँ। ब्लंडर, इसको कहते हैं ब्लंडर। हो गया, सब खत्म, सब बर्बाद। जो इतनी मेहनत के पैसों के कपड़े आए थे वो वेस्ट हो गए। यही होता है लैंग्वेज लर्निंग में अगर आप माइंडफुल होकर नहीं पढ़ रहे हो। एक रास्ते पर चलते चलते कई बार रुककर ये एहसास करना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ क्या वो मेरे को मेरी डेस्टिनेशन तक ले जा रहा है या उस डेस्टिनेशन से दूर ले जा रहा है। कौन से कपड़े चाहिए ये तो बताओ, कौन सी वोकैबुलरी सीखनी है ये तो बताओ। वोकैबुलरी अलग अलग तरह की हो सकती है। अगर आप एक बुक रीड करते हैं और उन शब्दों का मीनिंग लिख लिख कर याद करते हैं, उसके सेंटेंसेस बनाते हैं, तो हो सकता है कि आपकी बुक रीडिंग कैपेबिलिटी इम्प्रूव हो जाए। 10 बुक्स रीड करने के बाद जब आप 11th बुक रीड करें तो आपको सारी लैंग्वेज बहुत ईजीली समझ आने लगे। पर इससे ये एश्योरेंस नहीं है कि आप जब लैंग्वेज बोलनी शुरू करेंगे तो आप स्टैमर नहीं करेंगे, फंबल नहीं करेंगे, अटकेंगे नहीं, क्योंकि वो वोकैबुलरी किताबी मतलब बुक को समझने वाली वोकैबुलरी है। इसी तरह अगर आप इंग्लिश टीवी शोज़ देखते हैं या आपको इंग्लिश मूवीज़ देखना बहुत पसंद है और आप वहाँ से स्लैंग्स याद कर करके कॉपी में लिख रहे हैं, तब भी अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ उन स्लैंग्स में इंग्लिश में बात करेंगे तो हो सकता है वो कहे भाई ये कौन सी इंग्लिश बोल रहा है यार, ये तो इंग्लिश कोई बोलता भी नहीं है। वो स्लैंग्स जो हैं वो उन नेटिव स्पीकर्स के पेट डायलॉग्स हैं, वो अमेरिका में बोले जाते हैं पर इंडिया में नहीं। सिंपल फंडा है गाइस, इफ समथिंग इज नॉट yielding you results, you need to stop following the process, you need to step back, you need to think and see exactly what changes are required to be made in order to bring the improvement। क्योंकि अगर आखिर में असर मतलब फर्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है। तो आज की वीडियो बेस्ड होने वाली है कि इंग्लिश वोकैबुलरी मतलब इंडिविजुअल वर्ड्स पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना है। पढ़नी है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। और इसके साथ साथ आई वुड लाइक टू आंसर मिस्टर अक्षत उपाध्याय's comment where he has said that English cannot be learned by memorization, it doesn't come by rote speaking every day। So Akshat ji, I would love to share my point of view on your comment because we English trainers must really know how to design our lesson plans for our learners। जितना अच्छा और accurate हमारा lesson plan होगा उतना ही बेहतर रिजल्ट हम अपने लर्नर्स में लेकर आ पाएंगे। इवन आप भी अगर एक इंग्लिश ट्रेनर हैं और आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ मेरे को आज्ञा दें, मैं इस पर अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज विद्युषी कौशिक, फाउंडर एंड CEO ऑफ ओशन इंग्लिश अकेडमी एंड आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प माई पीपल इम्प्रूव ऑन देयर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा लगता है ना खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस करना। तो आप भी लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं खुद को इसी तरह रोज़ शीशे के सामने खड़े होकर इंट्रोड्यूस करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा और आप जो भी बनना चाहते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो ये हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 11th डे है। अभी तक की सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा
और अगर आप अभी तक सारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट वीडियो में हमने ग्रामर सीखी थी, इसीलिए आज कुछ वोकैबुलरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइज़, जब मैं इंग्लिश सीख रही थी तो मैं इस तरह से अपने नोट्स बनाती थी। जो भी शब्द मेरे को नहीं आता था मैं उसको नोटबुक में लिखकर उसका मीनिंग और उसके एग्जाम्पल्स लिख लेती थी, इस उम्मीद में कि शायद ये शब्द मेरी फ्लुएंसी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो बुक्स रीड कर कर हमें कुछ इस तरह के शब्द मिलते हैं। पहला शब्द है इनकम्युनिकाडो। इनकम्युनिकाडो का मतलब है कि आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है दुनिया से, आप सबसे कनेक्शन ख़त्म करके अकेले हैं। इनकम्युनिकाडो। जब आप शब्द सीखते हैं तो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी सीखने में टाइम लगाते हैं, उसकी स्पेलिंग सीखने में भी एनर्जी और टाइम दोनों लगाते हैं, और फिर उसके सेंटेंसेस बनाने में भी टाइम लगाते हैं। मतलब एक शब्द सीखने में कम से कम 5 मिनट्स लगते हैं, और उसके बाद उस शब्द को आपको कम से कम 15 बार याद करना पड़ता है ताकि वो वर्ड आपकी एक्टिव मेमोरी में आ पाए। सेकंड वर्ड था ट्रूसो। ट्रूसो होता है दहेज का सामान, जो ब्राइड कपड़े और ज्वेलरी खरीदती है शादी के लिए, उसको ट्रूसो कहते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे हज़ारों लाखों शब्द याद करने के बाद भी मेरी फ्लुएंसी बिल्ड नहीं हो पाई थी जब मैं इंग्लिश सीख रही थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि ये शब्द मुझे यूज़ कैसे करने हैं और कहाँ करने हैं। क्या मैं ज़बरदस्ती लोगों से बात करूँ कि मैं ट्रूसो के लिए आप वहाँ जाओ, आप ये करो, या मैं इनकम्युनिकाडो हो गई हूँ? Makes no sense, right? You cannot use these words naturally in your everyday conversation. हमें तो कुछ ऐसा सीखना है कि भाई एक चीज़ सिखाओ और इसको 1000 तरीके से यूज़ करना बताओ। एक चीज़ पढ़ी और इसको 1000 तरीक़ों से यूज़ करेंगे। लाइफ में भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप रोज़ के काम कर रहे हैं, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि वो कौन सा काम मैं पहले करूं जो बेहतर रिजल्ट दे। कहीं मैं वो वाला काम तो नहीं कर रहा हूं जिससे मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा या बहुत कम रिजल्ट मिलेगा, तो उस काम को सबसे पीछे डालो। सबसे पहले वो काम करना है जिससे मैक्सिमम रिजल्ट आएगा, मेरे करियर में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी और मैं खुद के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट फील कर पाऊंगा। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का भी एक सेम यही रूल है कि जब आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो प्रायोरिटाइज करें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो पहले पढ़नी हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो आप मेरे लेवल पर आने के बाद पढ़ें, क्योंकि आप लैंग्वेज से बहुत प्यार करते हैं। आई एम एन एंथुसियास्टिक इंग्लिश लर्नर एज वेल बिसाइड्स बीइंग अ ट्रेनर, सो आई लव टू इम्प्रूव ऑन माई इंग्लिश वोकैबुलरी एंड आई कीप रीडिंग वर्ड्स लाइक देम। मेरे लेवल पर मैं इन शब्दों को अगर याद करके यूज़ करती हूँ तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि मेरे बेसिक कॉन्वर्जेशनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मैं आपसे ईजिली इंग्लिश में बात कर सकती हूँ। पर अगर आपके मुंह से इंग्लिश नहीं निकलती है तो बहुत मुश्किल चीज़ें ना पढ़कर आप सबसे पहले फ्रेजल वर्ब्स याद करना सीखेंगे। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं वो देखते हैं। फ्रेजल वर्ब्स का फंडा समझने के लिए आप ये समझें कि इसमें एक हीरो होता है, मतलब एक मेन वर्ब होती है, और उस मेन वर्ब के साथ कुछ साइड कैरेक्टर्स होते हैं। अब ये साइड कैरेक्टर एडवर्ब भी हो सकती है, प्रपोजिशन भी हो सकती है, और एडवर्ब और प्रपोजिशन दोनों भी हो सकती हैं। एडवर्ब और प्रपोजिशन क्या होती हैं नहीं पता तो टेंशन नहीं लेने का। शब्द जैसे ऑन, इन, एट, अप, डाउन, ऑफ, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। परेशान ना हो, बस ये समझो कि अगर कुछ वर्ब के साथ इस तरह के कुछ वर्ड्स आए हैं तो इसका मतलब है कि ये दो वर्ड जब आपस में आएंगे तो ये अपने नेचुरल मीनिंग को छोड़ देंगे और एक नया मीनिंग अडॉप्ट करेंगे। इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। मतलब लुक का मतलब होता है देखना, और लुक अप का मतलब होता है ऊपर देखो, पर नहीं, ऊपर नहीं देखना। यहाँ पर ये एज अ फ्रेजल वर्ब एक्ट कर रही है, और इसका मतलब है कि डिक्शनरी में किसी शब्द को देखना। लुक अप, मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये एक रीज़न है कि जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आपको लगता है कि मेरे सेंटेंस का मीनिंग प्रॉपर नहीं निकल रहा, क्योंकि हम वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। हम लुक का अलग मीनिंग देखते हैं और अप का अलग मीनिंग देखते हैं, पर जब ये शब्द साथ में यूज़ होते हैं तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। आप बहुत मुश्किल वर्ड ना सीखकर पहले फ्रेजल वर्ब्स लर्न करें, क्योंकि फ्रेजल वर्ब आपकी फ्लुएंसी को बहुत एक अच्छे लेवल पर लेकर आने में हेल्प करेंगे। इवन आप इंग्लिश मूवीज़ भी देखते हैं वो भी समझ पाएंगे, कॉन्वर्जेशंस आप बेहतर तरह से होल्ड कर पाएंगे, और ये बहुत कॉमनली, बहुत वाइडली यूज्ड होती हैं। तो पहले फ्रेजल वर्ब्स लर्न करेंगे, फिर डिफ़िकल्ट वर्ड्स पर आना है। प्रपोजिशन लुक आफ्टर, उसके बाद देखो नहीं, लुक आफ्टर मतलब किसी की देखभाल करना।
ये सिर्फ और सिर्फ याद करने से ही समझ आएंगी। तो आप फ्रेजल वर्ब्स देखें, सीखें, बुक्स में से सीखें, पर आपको बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स लर्न करनी है। इस वीडियो में भी मैं आपको बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स सिखाने वाली हूँ। एडवर्ब और प्रपोजिशन दोनों मिल जाएंगी। जैसे लुक फॉरवर्ड टू, किसी चीज़ की तरफ देखना, उससे आगे देखना नहीं, किसी चीज़ का बहुत प्लेजेंटली वेट करना। जैसे मैं आपसे मिलने का वेट कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। लुक फॉरवर्ड टू के बाद जब भी वर्ब आएगी उसमें ING आएगा, तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। लुक फॉरवर्ड टू मतलब किसी चीज़ का बहुत प्लेजेंटली और बहुत ईगरली वेट करना। तो ये होती हैं फ्रेजल वर्ब। एक होगा हीरो, मतलब एक होगी मेन वर्ब, और उस मेन वर्ब के साथ जो भी एडवर्ब या प्रीपोजिशन आएगी वो उसके मीनिंग को पूरा चेंज कर देगी। तो अगर आपकी फ्रेजल वर्ब्स की नॉलेज अच्छी हो जाएगी तो आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होगी और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्वर्जेशनल स्किल्स इम्प्रूव हो पाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंजॉय करें और मैं आपको मिलती हूँ वीडियो के एंड में मिस्टर उपाध्याय के कमेंट के आंसर के साथ। सो लेट्स लर्न सम वेरी कूल फ्रेजल वर्ब्स इन इंग्लिश। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब, catch up. Catch up means to meet someone after a long time and to find out what they have been doing. मतलब किसी से बहुत टाइम के बाद मिलना और उनसे बात करना कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो when you talk to your old friends, you can tell them, yeah, hi, let's catch up today. Let's plan to catch up this weekend. चलो इस weekend पर मिलकर बात करने का प्लान करते हैं। So let's catch up this weekend. Even while chatting with your friends, you can tell them कि ठीक है चलो बाद में बात करते हैं। तो इसे इंग्लिश में कहने के लिए आप टाइप कर सकते हैं, ओके लेट मी कैच अप विद यू लेटर। लेट मी कैच अप विद यू लेटर मतलब मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सेकेंड फ्रेजल वर्ब, come across. Come across means to find something unexpectedly, मतलब अचानक से किसी चीज़ का मिलना। जैसे मैं आज अपने एक पुराने फ्रेंड से मिली, I came across one of my old friends today. I came across one of my old friends today. आज मेरे को अपने डैड की बहुत पुरानी फ़ोटो मिली अचानक से। You were not actually looking for it, but unexpectedly it just came in front of you. So you could say, today, this morning, I came across one of the old photograph of my father. Third expression, to hand in. Hand in means to submit. Like मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि क्या आप ये फाइल प्लीज़ मिस्टर शर्मा को दे देंगे? Could you please hand in this file to Mr. Sharma? Could you please hand in this file to Mr. Sharma? Third phrasal verb, get away. Get away मतलब बचकर निकलना, without being noticed or punished, बिना notice या punished हुए। तो आई कैन से आप ऐसे बच के नहीं निकल सकते हो इस स्कैंडल से। यू कैनॉट गेट अवे फ्रॉम दिस स्कैंडल लाइक दिस, और यू कैनॉट गेट अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन सो ईजीली। आप इस सिचुएशन से आसानी से बचकर नहीं निकल सकते हैं। यू कैनॉट गेट अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन सो ईजीली। गेट अवे, गेट का मतलब होता है पाना, मिलना, ढूंढना, और अवे मतलब होता है दूर। पर जब ये दोनों वर्ब्स एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में आएंगी तो ये डिफरेंट मीनिंग बनाएंगी, और वो डिफरेंट मीनिंग है टू escape from something without being punished or noticed. Next phrasal verb, end up. End up means to become eventually, मतलब आखिरकार ये हुआ, अंत में मेरे को ये करना पड़ा। English, the bus took so long to arrive that I ended up taking a taxi. बस को आने में बहुत देर लग गई कि आखिरकार मेरे को टैक्सी ही लेनी पड़ी। The bus took so long to arrive that I ended up booking a taxi. Next sentence, आपको अपना देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, वरना आपको आखिरी में कुछ भी नहीं मिलेगा। You will end up with nothing. You need to change your perspective. You need to change your way of looking at things. Otherwise, you will end up with nothing. उसके साथ इतने साल स्पेंड करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। After spending so many years with her or with him, I ended up with nothing. Next phrasal verb, fall behind. Fall behind means to fail to keep up with the pace. मतलब किसी की स्पीड के साथ उस स्पेस के साथ ना चल पाना। हिंदी में पीछे रह जाना। मैं पीछे नहीं रहना चाहता। I don't want to fall behind. हम अपने स्केड्यूल के पीछे चल रहे हैं, हमें जल्दी काम करना पड़ेगा।
We are falling behind our schedule. We are falling behind our schedule. मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा क्लास में किसी से भी पीछे रहे. I don't want my child to fall behind in the class. I don't want my child to fall behind in the class. अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे. If you do not work hard, you will fall behind. You will fall behind. Put forward. Put forward मतलब सामने रखना. मैं चाहूँगी कि आप अपनी ओपिनियन सामने रखें. हिंदी में शायद हम ऐसे नहीं बोलते, पर फॉर्मल इंग्लिश में आप कहेंगे आई वुड लाइक यू टू पुट फॉरवर्ड योर ओपिनियन. पुट फॉरवर्ड सामने रखना. आई वुड लाइक यू टू पुट फॉरवर्ड योर ओपिनियन ऑन दिस प्लान. आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड माई आइडियाज़. मैं अपने आइडियाज़ को सामने रखना चाहूँगा. आप जब बिजनेस मीटिंग्स में होते हैं आप तब ऐसे बोल सकते हैं. आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड माई ओपिनियन इफ़ आई एम अलाउड. अगर मुझे परमिशन हो, आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड माई आइडियाज़. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, टू गेट ओवर समथिंग. किसी चीज़ से उभरना. टू रिकवर फ्रॉम एन इलनेस और फ्रॉम अ बैड सिचुएशन. लाइक अगर आप अपने पब्लिक स्पीकिंग के फियर से उभरना चाहते हैं तो आपको रोज़ स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है. इफ़ यू वांट टू गेट ओवर योर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यू नीड टू प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे. इफ़ यू वांट टू गेट ओवर योर फोबिया ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यू नीड टू प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे. उसको लॉस से उभरने में 10 साल लग गए. इट टुक हिम 10 years to get over the loss. It took him 10 years to get over. किसी चीज़ से उभरना, ऊपर आना. It took him 10 years to get over the loss. It took him, it मतलब कि इस सिचुएशन से, राइट, उसको लगा. It took him, उसको लगा. It took him 10 years to get over this pain. इस दर्द से उभरने में it took him 10 years. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, फिगर आउट. फिगर आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग. किसी चीज़ को समझ के उसका सॉल्यूशन फाइंड करना. जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है उसने ऐसा क्यों किया. आई कैनॉट फिगर आउट वाई ही डिड सो. सो मतलब ऐसा. आई कैनॉट फिगर आउट वाई ही डिड सो. या फिर ठीक है मैं समझ लूँगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई विल फिगर इट आउट. मे बी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द डायरेक्शंस और आई एम गिविंग यू डायरेक्शंस टू डू समथिंग कि आप ऐसे 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 करो. तो आपको क्योंकि समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, तो आप कह रहे हो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं खुद से समझ लूँगा. इट्स ओके, आई विल फिगर इट आउट. नो प्रॉब्लम, आई विल फिगर इट आउट. फिगर आउट मतलब मैं ठीक है मैं समझ लूँगा. या फिर आप कहना चाहते हैं कि ठीक है आप धीरे धीरे समझ जाएंगे. स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल फिगर इट आउट. यू विल फिगर इट आउट. ओवर एंड ओवर मतलब बार बार. मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि आप ऐसा ना करें. आई हैव टोल्ड यू ओवर एंड ओवर नॉट टू डू दिस. आई हैव टोल्ड यू over and over not to do this. again and again भी ठीक है, आप over and again भी बोल सकते हैं. over and again मतलब बार बार. या फिर I have told you over and over not to do this but you did not listen to me. I have told you over and over to practice your spoken English but you did not listen to me. next phrasal verb, to cut down. कट डाउन मतलब किसी चीज़ को कम करना. आपको अपने खर्चे कम करने चाहिए. यू नीड टू कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस. यू नीड टू कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस. आपको चीनी कम खानी चाहिए. यू नीड टू कट डाउन ऑन शुगर. आपको ऑयली फूड कम खाना चाहिए. यू नीड टू कट डाउन ऑन ऑयली फूड. कट डाउन मीन्स टू रिड्यूस समथिंग, किसी चीज़ को कम करना. गेट रिड ऑफ. गेट रिड ऑफ मतलब पीछा छुटाना. मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हिम. मैं अपनी पुरानी कार से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई ओल्ड कार. और आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन. मैं इस सिचुएशन से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस सिचुएशन. आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस जॉब और एनीथिंग दैट ट्रबल्स यू. यू कैन take your frustration out speaking out this sentence. I wanna get rid of this. Find faults मतलब गलतियाँ निकालना. जैक हमेशा मेरे काम में गलतियाँ निकालता रहता है. He is always finding faults with my work. Jack is always finding faults with my work. तुम क्यों हमेशा मेरे काम में गलतियाँ निकालते रहते हो? Why you are always finding faults with my work? Why you are always finding
फॉल्ट्स विद माई वर्क। मेरे काम में गलतियाँ निकालनी बंद करो। स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट्स विद माई वर्क। Stop finding faults with my work and mind your own business. Next phrasal verb, to catch fire, to begin to burn. किसी चीज़ में आग लगना। कल रात बिल्डिंग में आग लग गई। Last night the building caught fire. Second form of catch is caught. Action past में हुआ है इसलिए second form use हुई है। Last night the building caught fire. No one knows how the factory caught fire and it burnt to ashes. Burnt to ashes मतलब वो तब तक जलती रही जब तक वो राख नहीं बन गई. So no one knows how the factory caught fire and burnt to ashes. Well, there are endless phrasal verbs and they can contribute exponentially to improve your English fluency. तो आज का लेक्चर आपको सिर्फ फ्रेजल वर्ब से एक्वेंटेड कराना नहीं था, उनसे जान पहचान कराना नहीं था. आई वॉन्टेड टू टीच यू कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं और वो किस तरह फंक्शन करती हैं. सो यू कुड मेक योर ओन जर्नल एंड राइट डाउन ऑल द फ्रेजल वर्ब्स यू कम अक्रॉस. जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स आपको मिलती हैं आप उनको अपने नोट्स में सेव करें, उसके सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस करें एंड यू ग्रो योर इंग्लिश फ्लुएंसी. ऑल द बेस्ट. वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मैं होमवर्क बताना भूल गई थी, इसीलिए इस क्लिप को बीच में एडजस्ट कर रही हूँ. और होमवर्क ये है कि मैं चाहती हूँ इस वीडियो में जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाई गई हैं आप उन फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करके एक छोटी सी स्टोरी लिखने की कोशिश करें. अगर स्टोरी नहीं लिखी जा रही है तो कम से कम 4 या 5 सेंटेंसेस लिख दें. मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी बेहतर लगेगा कि जो मैंने सीखा है मैं उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर पा रहा हूँ. क्या आप वो हैं जिसने इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट स्किप कर दिया है जस्ट नो द आंसर टू द क्वेश्चन? नॉट डन. थोड़े पेशेंस ज़रूरी हैं लाइफ में. पहले मेहनत से सीख तो लो, क्वेश्चंस के आंसर्स तो मिल ही जाएंगे ना. गलत बात है, जाओ पहले वीडियो देखो. अब आते हैं खैर मिस्टर उपाध्याय के क्वेश्चन के आंसर पर. सर आप मेरे को सबसे पहले ये बताएं कि जब आपने स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी सिखाते हैं तो क्या आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक शब्द को सुने और बस उनको वो याद हो जाए? क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है ह्यूमन ब्रेन किसी भी चीज़ को अपनी एक्टिव मेमोरी में सिर्फ तभी ला सकता है जब वो उसको रेपिटेटिवली याद करता है. मतलब आप एक चीज़ को कम से कम 5 से 6 बार अलग अलग टाइम पर पढ़ते हैं, सिर्फ तभी वो आपकी एक्टिव माइंड में सेव होगा. तो मेरे मेथड्स बस ये कहते हैं कि आप इंडिविजुअल वर्ड्स ना लर्न करके पूरे पूरे सेंटेंसेस लर्न करें, उन कॉन्वर्जेशंस को प्रिपेयर करें जो कॉन्वर्जेशंस आपको रोज़ करनी होती है. और जब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगे कि आज मैंने 10 सेंटेंसेस इंग्लिश के बोले हैं तो और एक्सपेरिमेंट करें. Moreover, whatever videos I'm making for now, they are for basic to intermediate learners. ये बहुत बेसिक से intermediate learners तक के लेवल को रीच करती हैं. Intermediate to advanced learners के लिए वीडियोस मैं बनाना शुरू करूँगी as soon as we are done with our basic lectures. तो अगर एक स्टूडेंट अभी इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं आया है तो प्लीज़ आप ये समझें कि जब तक उसके दिमाग में लैंग्वेज ही नहीं है, सेंटेंसेस कैसे फ्रेम होते हैं उसको ये ही नहीं आता, शब्दों के मतलब क्या होते हैं बेसिक वर्ड्स की उसको वो नहीं पता, तो वो बोलते टाइम कैसे कॉन्फिडेंट फील करेगा? नॉलेज ही तो पावर है. अगर नॉलेज नहीं होगी तो वो कैसे स्ट्रॉन्ग या कॉन्फिडेंट फील करेगा? तो अगर आप भी एक टीचर हैं मिस्टर उपाध्याय की तरह और आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हैं, ट्रस्ट मी मैंने ये भाषा खुद से सीखी है. मुझे बहुत महंगे स्कूलों की पढ़ाई से नहीं मिला, एनवायरनमेंट से ये लैंग्वेज नहीं मिला, मैंने खुद से पढ़ा है और बहुत सारी गलतियाँ कर कर के शायद इस लैंग्वेज के ऊपर होल्ड लिया है. तो मेरा बस ये मानना है कि पहले दिमाग में लैंग्वेज को इंस्टॉल करा देते हैं बच्चों की. जब लैंग्वेज इंस्टॉल होगी, जब कैपेबिलिटी बिल्ड हो जाएगी, जब वो पोटेंशियल आ जाएगा, जब लैंग्वेज की नॉलेज इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो फ्लुएंसी बिल्ड करने में इट विल हार्डली टेक 15 to 20 days. I'm gonna share all the techniques with you which will help you to build your English fluency. The techniques which will actually help you to beat the fear of public speaking. But you need to be patient for that. Initial 3 months, 4 months,
लैंग्वेज को एक्वायर करने में स्पेंड करो। जब बोलने वाली भाषा दिमाग में आएगी तो फ्लुएंसी बिल्ड ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसी नोट पर गाइज ये है इस वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बना रहे कि मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए डिज़ाइन करती रहूं। ऑल द बेस्ट, विश यू सक्सेस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।